माझ्या बरोबर आहेत सुप्रसिद्ध पर्कशनिस्ट श्री अनुपम घटक. नमस्कार दादा. नमस्ते धनश्री. मराठी सृष्टी टॉक्स मध्ये आपलं स्वागत है. नमस्कार, थैंक यू सो मच. मुझे आपने यहाँ पर इनवाइट किया, बुलाया और मुझे इस लायक समझा. थैंक यू सो मच. और जैसे आपके वादन में एक बंगाल की खुशबू है, वैसे ही आपकी मतलब बहुत रिसर्च भी है आपका इस क्षेत्र में. नहीं, रिसर्च तो मेरे ख्याल से मैं तो कोई हूं नहीं ऐसे रिसर्च करने वाला, R&D करने वाला. बट मेरा ये है कि इतने साल से हूँ इस स्ट्रीम में, फ्रेटर्निटी में. सो मेरे सीनियर्स से जो जो भी मैंने आज तक सुना है, बुक्स में पढ़ा है या इंटरनेट पर पढ़ा है, और कुछ कुछ गाने पुराने स्टेज पर बजाए हैं हम लोगों ने. सो इसलिए शायद थोड़ा बहुत दिमाग में है जो एम्बॉस हो चुका है, एंड उसमें से बहुत कुछ मैंने सीखा भी है. सो रिसर्च ऐसा कुछ नहीं है. आई मीन आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू दॅट ऍक्च्युली. पण तरी खूप असा खजिना आता आम्हाला मिळणार आहे की हा, खजिना म्हणजे येस, हा थोडाफार आहे म्हणजे. चेंजेस होते गए. म्हणजे हो मला हो. वाटतं ही मुलाखत म्हणूनच मी फक्त मराठी भाषेपुरती मर्यादित ठेवत नाहीये, ओके, क्योंकि संगीत की कोई भाषा होती नहीं है. राइट राइट. संगीत तो मन से सुना जाता है, कानों से सुना जाता है. करेक्ट. तो आपण छान अशा गप्पा असतील आणि तुम्हाला जसं कम्फर्टेबल वाटेल आणि कसं असेल त्याप्रमाणे आपण या गप्पा करणार आहोत. अरे, मला म्युझिक बद्दल काही विचारा, आय एम कम्फर्टेबल. सो शुरुआत में सिर्फ एक प्रश्न मेरा ऐसा है कि इस संगीत क्षेत्र में बहुत सारे चेंजेस होते गए. मतलब शुरुआती दिनों में अगर हम देखा जाए तो ऑर्केस्ट्रेशन ज्यादा नहीं था. वो करीबन 60s के करीबन ऑर्केस्ट्रेशन आता गया. उसके पहले इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम बजाए जाते थे, फिर भी संगीत सुमधुर रहता था. राइट. तो उसकी कोई खास ऐसी सीक्रेट हुआ करती थी या सीक्रेट संगीतकारों तो का? ऐसा नहीं है, बट सी आई टेल यू, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, which is why we didn't have so much of orchestrations and all, which later on started developing. But मेरे नॉलेज में जितना है, लाइक 1940s में केएल सहगल जब गाते थे और एक्टिंग, तभी उस जमाने में क्या हुआ करता था, जो एक्टर था उन्हीं को गाना पड़ता था. बिकॉज आवर हिंदी सिनेमा, आई थिंक, इज बेस्ड ऑन नाट्य संगीत. दैट्स व्हाट आई नो. आई माइट बी रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई मीन I have heard from people or my seniors. तो केएल सहगल सब जब शूट करते थे, गाते थे खुद, तो वहां पर उस टाइम पे एक बूम माइक हुआ करता था, एक ही माइक. सो म्यूजिशियंस को क्या करना पड़ता था, उस जमाने में इतने म्यूजिशियंस रख नहीं सकते थे. उस जमाने में क्या करता था, जैसे तबला प्लेयर है, उनको ऐसे पेट में ऐसे कपड़ा लेके ऐसे बांधते थे तबला को, और सिंगर के पीछे उनको चलना पड़ता था. बिकॉज साइकिल सब गा रहे हैं, तो अब वो म्यूजिक भी कैच करेगा वो माइक, एक ही माइक जो ऊपर से है, और वो म्यूजिशियन और वो माइक वो जो फ्रेम में नहीं होता था. तो फ्रेम में सिर्फ साइकिल साहब और थोड़ा जो भी बैकग्राउंड आसपास का जितना भी है. सो आई मीन ये उनके रिसोर्सेस थे. मैंने तो ये भी सुना है कि एक गाना उन्होंने शिवाजी पार्क के सेंटर में एक कोई पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर उन्होंने तबला प्लेयर को और सारंगी प्लेयर को बिठाया था. बिकॉज वो फ्रेम में आ रहे थे, तो आप लोग ऊपर बैठिए, उनको ऊपर चढ़ा के बिठाया था, और माइक ऊपर से लटकाया था या पकड़ के रखा था बूम माइक, और साइकिल साहब गा रहे. अब ये स्टोरी कितनी सच है आई डोंट नो, बट मैंने बहुत लोगों से सुना है ये. मतलब मेरे से जो 20-30 साल सीनियर लोग, जो उम्र में भी बड़े थे, तो उन लोगों से ये सुना है. पण आय मीन आश्चर्य आहे तेव्हा. आय मीन एवढं, विच इज वाय यु नो म्युझिक एवढं क्लॅरिटी नव्हती म्युझिक मध्ये, एवढं डिस्टिंक्टली काही ऐकू यायचं नाही, एकदम क्लीन, फक्त सिंगरचा आवाज येतोय. विच इज वाय तेव्हा. आणि नंतर मग आफ्टर 50s मग रेकॉर्डिंग स्टुडिओज, आय थिंक ते स्टार्टेड बिल्डिंग द रेकॉर्डिंग स्टुडिओज. And चित्रगुप्त and बुलोसी राणी म्हणून म्युझिक डायरेक्टर होते. हा, कवी प्रदीप आणि
तर अनिल बिस्वास जी ही लोक होते, तेव्हा मग स्टुडिओज मध्ये रेकॉर्डिंग व्हायला सुरुवात झालेली मला असं वाटतं. आणि अभी मग आपने ये हाँ बताया बोलिए था बोलिए. कि जो साउंड था वो क्लियर हुआ नहीं करता था. हाँ, हाँ तर बिकॉज मग असा हाँ अशा वेळेला मतलब इन दिनों हम पोस्ट प्रोडक्शन की बात जब करते हैं हाँ कि एक गाना रिकॉर्ड होने के बाद आपण त्याला पोस्ट प्रोडक्शन करतो, काय नहीं, उस एडिटिंग जमाने असेल तर. में पोस्ट प्रोडक्शन नहीं होता कैसे था. हुआ करता था फिर पोस्ट बाद में? प्रोडक्शन नहीं, जो रिकॉर्ड जो स्पूल में पिक्चर के साथ रिकॉर्ड हुआ दैट इज फाइनल. अच्छा. हाँ पोस्ट प्रोडक्शन आई थिंक स्टार्टेड आफ्टर 70s. हाँ हाँ. आई मीन ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, वो 70s के बाद शुरू हुआ. बट तब तक जो रिकॉर्ड हुआ दैट इज द फाइनल. वो मिक्सिंग मास्टरिंग ये सब तो अभी का बात है, वो अभी इंट्रोड्यूस ये पिछले 15-20 साल में शुरू हुआ है. बट वी आर टॉकिंग ऑफ एन एरा लाइक 40s 50s में 60s में पोस्ट प्रोडक्शन, ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन कभी नहीं हुआ करता था. जो छप गया वो छप गया, दैट इज द फाइनल. बिकॉज कुछ होता ही नहीं था ना, एक ही माइक है, एक ही ट्रैक में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, डायलॉग भी उसी में रिकॉर्ड हो रहा है और उसी के साथ म्यूजिक भी रिकॉर्ड हो रहा है. सो देयर वाज नो स्कोप ऑफ हैविंग एनी पोस्ट प्रोडक्शन. तो उन दिनों वादकों का रोल कितना हुआ करता था, म्हणजे बहुत आता कम जर था. आपण. म्यूजिशियंस तो बहुत कम थे. आई मीन हार्डली 2-3 म्यूजिशियंस हुआ करते थे उस जमाने में. मे बी एक रिदम प्लेयर, सारंगी, फ्लूट, या फिर और कोई इंडियन फोक इंस्ट्रूमेंट होगा तो वही बस. फिर वो बाद में जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज बने वैसे म्यूजिशियंस बढ़ते गए, बिकॉज म्यूजिशियंस का रिकॉर्ड करने का स्कोप बढ़ते गया. बहुत लोग फिर भी एक ही ट्रैक में होता था तब तक रिकॉर्ड स्कोप. बट यस, हाँ आप लोग एक काम करिए, तबला बहुत लाउड है थोड़ा पीछे चले जाइए, सारंगी सॉफ्ट है थोड़ा माइक के नजदीक आइए, ऐसे करके बैलेंस करते थे. सो दैट वाज द प्रोडक्शन, दैट्स इट. जो रियल टाइम में होता था वही दैट वाज द प्रोडक्शन, दैट्स इट. लेकिन हम जब बात करते हैं ना कि मैंने शुरुआती में आपको कह दिया कि बंगाल की खुशबू है आपके बाद में, तो तो वैसे तो बंगाल का योगदान बहुत रहा है फिल्मी संगीत में या संगीत क्षेत्र हाँ रहा तो है, बट पता नहीं. सी बेसिकली आई टेल यू समथिंग, बंगाल का खुशबू सिर्फ फिल्मी संगीत में नहीं है. आई थिंक इट वाज में, लाइक साहित्य इन में भी है. डायरेक्शन आल्सो, मे बी. But don't know, somehow Bengalis were, there were too many Bengalis in this fraternity. That's what I have heard. अब मैं तो like मैं तो 70s में born हुआ हूँ, so मुझे इतना पता नहीं. बट जितना भी मुझे मैंने सुना है, ये like you said, Bengalis का बहुत ज्यादा influence रहा है ऑलवेज म्यूजिक में. यस, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल में जाओगी वहां तो घर घर में वहां पे कंपल्शन है एक कुछ म्यूजिक सीखना ही है. अच्छा. एकेडमिक ईयर के साथ आपको हर एक स्कूल में आपको मे बी देयर माइट बी, आजकल का पता नहीं, बट उस जमाने में रविंद्र संगीत एंड यू नो क्लासिकल संगीत का वहां पर बहुत ज्यादा चर्चा है बंगाल में. सो मे बी इसलिए शायद वहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा फिल्म म्यूजिक में इन्फ्लुएंस किया होगा मे बी. पण माझा प्रश्न असा आहे ना दादा हाँ की अलग अलग प्रांतों का प्रभाव रहता है किसी करेक्ट व्यक्ती पर, करेक्ट म्हणजे ती व्यक्ती जिकडे घडते त्या राइट वातावरणाचा प्रभाव. जैसे करेक्ट एक बंगाल फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल हमने बंगाल के भूमि के बारे में कहा हाँ की बंगाल मध्ये SD बर्मन साहेबांसारखे किंवा करेक्ट अनेक आहेत असे हो हो संगीतकार हो म्हणा किंवा हो गायक की त्यांच्या संगीतात त्या लोककलेचा, तिथल्या लोककलेचा प्रभाव जाणवतो. पण असे सुद्धा काही संगीतकार होऊन गेलेले आहेत ज्यांना कोणताही असा एक विशिष्ट प्रभाव त्यांच्या संगीतावर जाणवत नाही. करेक्ट. मतलब हम कह सकते हैं कि वर्सटाइल है, या हम कह सकते हैं कि उनके कलाकृति में किसी भी एक विशिष्ट प्रांत का प्रभाव कभी भी नहीं रहता. हाँ क्या है कि सी आई टेल यू, यू आर राइट एक्चुअली. लाइक SD बर्मन या सलील दा या RD बर्मन, बप्पी दा, जो बंगाल के ओरिजिन है,
तो उनके ऊपर पहाड़ी म्यूजिक एंड नॉर्थ ईस्ट फोक म्यूजिक का ज्यादा प्रभाव है। मे बी जो लाइक पीपल लाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या शंकर जयकिशन, हुसैन लाल भगत राम, और कोई भी ले लीजिए आप, इनका देयर वाज मिक्सचर ऑफ एवरी स्टाइल। तो वो उन लोगों का मैं ये कहूंगा कि कुछ हद तक नॉर्थ इंडियन म्यूजिक का ज्यादा इन्फ्लुएंस रह चुका है। लाइक शंकर जयकिशन के गानों में, कुछ कुछ फोक बेस्ड गानों में, या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बेस्ड गानों में, एंड लाइक यू सेड कल्याण जी आनंद जी के गानों में गुजरात फोक का ज्यादा इन्फ्लुएंस रह चुका है। सो देयर आर पीपल जिनके पास मिक्स्ड है सब कुछ, और कुछ कुछ लोग हैं जो गुजरात फोक में भी है, या आप वसंत देसाई जी को, या इनका महाराष्ट्रन फोक का ज्यादा प्रभाव था, यू नो, एंड क्लासिकल ऑफ कोर्स, वो तो है ही। सो है, यू आर राइट, है बहुत लोगों का ऐसा है। बट लाइक एच डी बर्मन, उनका रविंद्र संगीत एंड पहाड़ी, बिकॉज ही इज फ्रॉम अगरतला त्रिपुरा, तो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों का, वादियों का, वो सब बहुत उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस रह चुका है। वैसे ही मतलब हम कहते हैं हमारे कंफर्ट जोन के बाहर जब जाकर हम कुछ काम करते हैं, तो हमेशा वो एक तो मतलब सारी समाज में उसको मान्यता मिलती है। Correct. कोई एक विशिष्ट प्रांत में नहीं मान्यता मिळती आहे, सारे समाज में उसकी। करेक्ट. आपण असं गायकांच्या बाबतीत आणि संगीतकारांच्या बाबतीत सुद्धा म्हणू शकतो, कारण त्यांचा कम्फर्ट झोन जर त्यांनी सोडल्यानंतर ते काही जे करतात ते फार विलोभनीय असतं किंवा अविस्मरणीय. लताबाईंचाच पकडा ना, लता दीदींचंच, ती क्लासिकल गायची आणि नाट्यसंगीत गायच्या त्या, आणि वेन शी मेट नौशाद जी, तू खास उर्दू शिकले आणि शी स्टार्टेड सिंगिंग हिंदी, आणि स्टाईलच चेंज झालं त्यांचं. अँड ऍक्च्युली आफ्टर नूरजहां किंवा बेगम अख्तर, आणि यु नो लताबाईंनी जे एक रेव्होल्युशन बनवलं त्यांचं गाण्यांचं, स्टाईल कम्प्लीट चेंज झालं त्यांचं, आणि स्वतःची पण स्टाईल चेंज झाली. आणि ऍट द सेम टाइम शी यूज टू सिंग फॉर मराठी फिल्म्स ऑल्सो. मग मराठी फिल्म मध्ये जाऊन शी अडॅप्टेड हिंदी फिल्मचं सिंगिंग अपार्ट फ्रॉम नाट्य संगीत, यु नो. सो असे इव्हॉल्व्ह होत गेले म्युझिक, असं मिक्सचर होत गेलं. आणि सी, आपण जेव्हा प्रांतातलं, आपण मी जर महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलो, तिकडच्या गोष्टी भरपूर शिकून परत येतो, किंवा तिकडची लोक इथून शिकून परत जात असतील. असं करत 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 ते हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक निर्माण झालं. आणि मुंबई इज द हब ऑफ एव्हरी मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे. इकडे वेगवेगळ्या प्रांतातले लोक बसतात, इकडे राहतात ते. सो ऑफकोर्स इट इज बाउंड टू हॅपन. वो कैसा है कि एक अपन भेल बन गया, एक वो सब मिक्सचर होके, मतलब इन अ गुड सेंस आई एम सेइंग, आई मीन भेल जैसे टेस्टी होता है ना सब कुछ, इसमें कुरमुरा डालो, इसमें शेव डालो, इसमें ये वो जो भी है, वो चटपटा हो गया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से. लेकिन क्या हम ये वाद्यों के बारे में भी कह सकते हैं? ऑफ कोर्स, या पहले जैसे फोक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा यूज नहीं हुआ है. बेसिकली पहले तबला सिर्फ यूज होता था या पखावज यूज होता था. और फिर वो जब फिल्म के स्टाइल मेकिंग बनते गए, चेंज होते गए. इसमें अभी दिलीप कुमार साहब है, उनका गांव का सीन है, कोई गांव का सीन है, तो अब गांव के सीन में तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट या सिर्फ तबला यूज नहीं कर सकते, तो कोई फोक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे. तो नगारे आने लगे, यू नो, फिर शहनाइयाँ आने लगी, ऐसे करके फ्लूट आने लगे, बट फोक स्टाइल में बजने लगे. ऐसे करके वो इंट्रोड्यूस होते गया वो फिल्म म्यूजिक में. रिदम चेंजेस आने लगे. अब फोक में अगर वो बोलेंगे कि नहीं ये डांस सीक्वेंस कुछ करना है, तो रिदम के कुछ सोलो पार्ट्स करने लगे. मैं आपको बताऊंगा, कुछ शंकर चंद साहब के गाने हैं, तो इंट्रो में ही उन लोगों ने बहुत लंबा रिदम का एक सोलो, फोक इंस्ट्रूमेंट्स का सोलो, जिसमें चंडा बजा हुआ है, ढोल बजा हुआ है, फिर ढोलकी बजी हुई है,
खोल बजे हुए हैं, ऐसे बहुत मैं बताऊंगा आपको। वो गाना आपने अभी शंकर जयकिशन जी का उल्लेख किया है. हाँ. म्हणजे ऑर्केस्ट्रेशन या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आणायचं आणि ते सुद्धा 100-150 They वादकांसकट ते had ऑर्केस्ट्रेशन. the They largest, started that tradition. correct, they had the largest number of orchestration according to my knowledge. And after that Lakshmikant Pyarelal, they did that. एक गाने में तो आई थिंक दे हैड अराउंड 80 वायलिन्स स्ट्रिंग सेक्शन में एंड अबाउट 30 और 40 कोरस. आई थिंक ये कौन सा गाना वो दिल के झरोके में तुझको बिठाकर. तो मैंने तो इतना तक सुना है कि वो स्टूडियो के गेट तक, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मेन डोर तक कोरस लोगों को खड़े किए थे. मतलब जगह नहीं थी स्टूडियो के अंदर, इतने लोग थे, मेरे ख्याल से 120 या 150 लोग थे. सो इट वाज लाइक ह्यूज ऑर्केस्ट्रेशन एंड इट इज वन ऑफ अ काइंड व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट. और गिवन रिसोर्सेस में इतने बड़े ऑर्केस्ट्रेशन को रिकॉर्ड करना, हैट्स ऑफ टू दैट. लेकिन कंपोजर्स की बात जब करते हैं ना, तर थोडस जर आपण पूर्वी बघितलं, हा त्याच्या आधी आत्ताचे कंपोजर्स जे आहेत किंवा म्हणजे कोणा एका विशिष्ट व्यक्तीबद्दल आपल्याला बोलायचं नाहीच, पण तर असं पण आपण ऐकतो की आत्ता गाणं सुचलं, आत्ता कंपोज केलं आणि म्हणजे रेकॉर्डिंगला ते तयार आहे. काही व्यक्ती हा खूप एक प्रोसिजर फॉलो करून बराच वेळ घेऊन ते गाणं घडवतात. नाही, नॉट नेसेसरी. आय टेल यू कसं आहे ते की म्युझिक कसं आहे ना, झोपेत पण काही काही चाली सुचतात. बट देन प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल तेव्हाच्या तेव्हा रेकॉर्डिंग स्टुडिओ मध्ये जाऊन रेकॉर्ड करणं. बट हिअर कम्स द म्युझिक नोटेशन अँड म्युझिक व्हॉट यू म्यूजिकल एजुकेशन. पुराने जमाने में कैसे होता था? पुराने जमाने में क्या बोलो, लिखते थे गाने, बकायदा बैठ के लिखते थे, और वहां साथ में वो लोग लिरिसिस्ट भी बैठा करते थे एंड म्यूजिशियंस भी बैठा करते थे. तो साथ में वो लोग, हाँ दिमाग में रह गया, मेरे उस टाइम पे रिकॉर्ड कहाँ करेंगे ना, वहाँ टेप रिकॉर्डर था, कुछ लिख के रखते थे, सरगम्स में लिख के रखते थे, ये मेरा गाना है, ऐसा ऐसा सरगम है, ये चाल आहे गाण्याची. आणि मग दुसऱ्या दिवशी काय करायचे, ती लोक म्युझिशियन्सला पण बोलवायचे, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, ऍक्टर्स एकत्र, सगळे एकत्र बसायचे. and they used to produce the song, and you know they used to start arranging the song, आणि actors also they used to hear, ते समजून अच्छा गाणं असं आहे, सो मला एनॅक्ट कसं करायचंय, you know. तर because which is why you will find in the older films गाणं आणि ऍक्टर ते जास्त रिलेट करते यु नो. आणि मग म्युझिशियन्स एवढे रिहर्सल्स व्हायच्या, कारण तेव्हा ट्रॅक सिस्टम नव्हतं. एक अच्छा ये ट्रॅक में अभी मैं पंच करूंगा, इधर गलती हो गया, ओके बस अभी पंच. तेव्हा वन टेक करायला लागायचं सगळं. सो दॅट इज द थिंग. दिस इज पोस्ट KL Sehgal एरा आई एम टॉकिंग अबाउट. हाँ, लेकिन आपने ये बताया ना कि वहां पर एक्टर्स भी मौजूद हुआ करते थे, कारण त्यांना ते एनॅक्ट कसं करायचं आहे यासाठी मग त्यांचा तो स्टडी असायचा स्टुडिओ मध्ये. मग कुछ गायक भी ऐसे रहते थे जो कुछ ट्विस्ट देते थे गाने को. हाँ ऑफ कोर्स. आई मीन बहुत लोगों ने वो कुछ तो बातें बता सकते हैं आप हमें? किशोरदा तो फेमस थे इसमें. किशोरदा वाज बिकॉज वो खुद एक एक्टर थे, खुद एक डायरेक्टर भी थे, तो उनको वो तीनों फील्ड का टेक्निकलिटीज उनको बहुत अच्छी तरह से अंदर, उनको सब मे बी गॉड गिफ्ट होगा वो, बिकॉज बेसिकली वो बॉर्न एक्टर भी थे वो. तो एक किस्सा बहुत फेमस है ओपी नैयर जी के साथ. वो पिया 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 गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, लाइक आई सेड 2 मिनट पहले कि एक टेक में पूरा करना पड़ता था, अगर कोई गलती हो तो पूरा गाना फिर से करना पड़ेगा. और फिर सी टेक्निकली म्यूजिक में क्या होता है, ठीक है अभी ये पार्ट में इन्होंने गलती की, नेक्स्ट टेक में शायद कोई और दूसरे पार्ट में फिर से गलती करेगा, तो क्या करोगे. तो ये तो हर टाइम होता ही रहेगा.
म्यूजिक है, यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता था, रिस्क फैक्टर, तो जिसके वजह से वो लोग वन टेक, जो फर्स्ट टेक रहेगा वही रखते थे बेसिकली। अगर इफ एट ऑल उनको लगा कि नहीं बहुत ज्यादा ग्लिच है तो फिर से रिकॉर्ड करते थे। तो अब इस गाने में क्या हुआ, इट सीम्स अंतरा में किशोरदा का लाइन रिपीट था एक अंतरा में, तो आशा जी और किशोरदा दोनों गा रहे, तो ये गाना पिया 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 द द द द, तो अंतरा में गाते गाते आशा जी हाँ ऐसा करके वो आने लगी, तो किशोरदा का रिफ्लेक्स उधर इतना मतलब काम किया उनका वो इंस्टिंक्ट, उन्होंने आशा जी के मुंह पे ऐसे हाथ रख दिया एंड इशारा किया चलते रहने दो म्यूजिशियंस को, बोला कि कंटिन्यू कंटिन्यू। टेक खत्म होने के बाद नाउ द डायरेक्टर इज इन अ फिक्स, अरे वो अभी ऐसे कैसे रखेंगे, वो तो मिस्टेक हुआ है। हियर कम्स किशोरदा का डायरेक्शन एंड एक्टिंग। उन्होंने क्या कहा, आप एक्टर को बोलिए इस बात में, जब वो लेडी को एक्ट्रेस को बोल गाने के लिए एंड एक्टर उसके मुंह में हाथ रख देगा, let them enact whatever has happened in the recording, song recording. So these things happen फिर जय जय शिव शंकर में और बाद में उसके आर डी बर्मन के गाने, आपकी कसम के गाने में, ऐसे ही मस्ती मस्ती में उन्होंने लास्ट में ऐसे ही प्रोड्यूसर ने मस्ती में बोला होगा अरे इस गाने में 50,000 खर्चा कर दिए, तो उन्होंने वही लाइन दोहरा दिया गाने के एंड में एकदम नाचते नाचते। सो इम्प्रोवाइजेशन और मस्ती तो बहुत कुछ वहां करते था, क्योंकि क्या होता था कि गाने के साथ इतना एकस्टम्ड और दोस्ती हो गई होती थी, इतना रिहर्सल करते थे उन लोग, 20-20 25-25 बार वो लोग रिहर्स करके 2-2-3 रिहर्स करके गाना जहन में बिठा लेते थे। अब तो इट्स लाइक माय पॉकेट, अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो वाला एक एटीट्यूड आ जाता है क्योंकि इतना जहन में बैठ गया गाना, तो वो करके फिर वो इतना कंफर्ट लेवल आ जाता था कि सिंगर एक डिसाइड कर लेता था कि ये पार्ट में मैं ये लास्ट मोमेंट में मेरे अगर दिमाग चल गया वहां पर तो ये इम्प्रोवाइज करूंगा मैं वहां पर। सो वो तो होता ही था, आई मीन दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉट एवर रिकॉर्डिंग्स एंड म्यूजिक, इट यूज्ड टू बी फन। हाँ, मगर ये जो लास्ट मोमेंट चेंजेस या आपने बोले ना, हाँ, की हे एकदम असे उत्स्फूर्त आलेले काही रिॲक्शन्स Correct. होत्या हो, गायकांच्या, की ज्या त्या इतक्या फिट बसलेल्या असायच्या की आपण त्याला आता वेगळं करू शकत नाही, आणि राईट, हो, दॅट इज द पार्ट ऑफ दॅट फिल्म. म्हणजे Correct. किशोरदा ज्या हरकती घ्यायचे किंवा जी मजा मस्ती त्या गाण्यामध्ये करायचे, हो, तेच एक्सपेक्टेड असायचं किशोरदांकडनं. पण म्हणून किशोरदा फक्त त्याच गोष्टीला रिस्ट्रिक्ट झाले नाहीत कधी, नाही, कारण Correct. किशोरदांनी शास्त्रीय संगीतात सुद्धा म्हणजे अरे शास्त्रीय हो, गायन सुद्धा केलं, आणि ते सुद्धा म्हणजे रफी साहेबांबरोबर सुद्धा त्यांची जोडी काही हा गाण्यांमध्ये हा अशी काही हा, जमली. अरे रफी साहेबांबरोबर तरी मी सांगू, एक शास्त्रीय संगीत असा पडोसन मधलं गाणं, एक चतुरनार, विच इज अ व्हेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, अँड इवन मन्ना दे त्यांचं सारखं सिंगर, ही वॉज टेंस की अरे अब किशोर के साथ ये गाना गाना है मुझे, अब किशोर कुमार रेकॉर्डिंग मध्ये एंड वो तो एकदम माहिर, एक्टिंग में भी माहिर, आणि इट वॉज द सेम फीलिंग विथ किशोर दा ऑल्सो, अरे मन्ना दा के सामने मेरे को कैसे गाऊं मैं, मतलब ये क्लासिकल बेस्ड गाना है मैं कैसे गाऊं, बट यू पूरा मतलब जागता एग्जाम्पल आहे सामने, की मी त्या दोघांनी असे निभावून गेले ते गाणं, अँड त्याच्यात क्लासिकल टच ठेवून कॉमेडी, आणि मग किशोरदान बोलले अरे आप तो मेरे गुरु जैसे, आपको मैं कैसे हराऊं, असं, आय मीन दिस इज लाइक, एक बोलतो ना आपण, इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, असं आहे ते. दादा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मतलब शुरुआती दिनों में कैसे संगीत हुआ करता था आणि मग ऑर्केस्ट्रेशन आल्यानंतर त्यामध्ये काय बदल हो गेले, करेक्ट, वैसे रिदम भी चेंज होता गया और करेक्ट, लोगों की पसंद भी चेंज होती गई, मगर पुराना संगीत भी वैसे ही राइट, बखूबी करेक्ट. बेहतर ही लगता था. सी मैं तर आपको, मला तुमच्याकडनं थोडंसं असं जाणून घ्यायचंय की साधारण या संगीतात जेव्हा बदल घडायला सुरुवात झाली, म्हणजे सैगल साहेबांच्या राइट, संगीतानंतर, हो तेव्हा काय नेमके फरक तुम्हाला सुद्धा जाणवतायत, तर हो, त्याबद्दल.
कसं आहे माहितीये, आता के.एल. सायगलच्या वेळी जसं साऊंड, आता आपण साऊंड मध्ये जाऊया, म्हणजे फक्त रिदम नको, ओव्हरऑल साऊंड जसं चेंज झालं के.एल. सायगल आणि फॉर एक्झाम्पल सी रामचंद्र, म्हणजे ऑर्केस्ट्रेशन हेवी झालेलं तोपर्यंत, असं नंतर अजून हेवी होत गेलं आता, आणि वेस्टर्न म्युझिक परत. तर आपण, मी काय करतो माहिती, सी रामचंद्रचं आपण एक गाणं ऐकूया, आणि सॉरी, आधी के.एल. सायगल त्यांचं गाणं ऐकूया, अँड देन वी विल लिसन टू सी रामचंद्र. तो सॉनिकली काय चेंजेस आहे आय टेल यू. म्हणजे तेव्हा फक्त तबला वाजतोय आणि एक सारंगी किंवा फ्लूट वाजत असेल, आणि ह्याच्यात बोंगो किंवा कोरस मध्ये क्लॅप्स आहे, जसं शोला जो भडके, त्याच्यात भरपूर क्लॅप्स आहेत, कोरस मध्ये क्लॅप्स वाजवले, कोरस ऍड होत गेले. तेव्हा के.एल. सायगल त्यांच्या वेळी कोरस एवढं नव्हतं, फक्त ते एकटेच गातायत सगळे. यु नो, वी विल लिसन टू द डिफरन्स अँड आय टेल यू कसं आहे ते. बाबुल मोरा नहीं हर बाबुल मोरा नहीं हर छूटा जाए मोरा हर तू तो ही जाए. शोला जो खड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के. क्या बात आहे. म्हणजे हे दोन्ही, आता तुम्ही मला म्हणालात की आपण यातले डिफरन्सेस जरी बघणार असू तरी ऐकणाऱ्याला म्हणजे हे जाणवतं हा सहगल साहेबांचं गाणं ऐकल्यानंतर सुद्धा की ऑर्केस्ट्रेशन नसताना सुद्धा, म्हणजे जास्त ऑर्केस्ट्रेशन नसताना सुद्धा ते गाणं इतकं सुंदर आणि मधुर वाटत राहतं आपल्याला. आणि मग ऑर्केस्ट्रेशन ऍड झाल्यानंतर म्हणजे आपण नेहमीच जे जेवण आहे सुग्रास भोजन, ते आपल्याला पौष्टिक आहे आणि त्यामुळे ते छानच वाटतं. पण त्यामध्ये थोडीशी पंचपक्वान्न ऍड झाल्यानंतर कसं वाटेल, तर हा डिफरन्स मला जाणवला. करेक्ट, यू आर राईट, यू आर बँग ऑन. ऍक्च्युली कसं आहे की त्याच्यात आपण फक्त एक तबला, तो पण एकदम पाठी कुठेतरी ऐकतोय, पाठून कुठून तरी ऐकू येतंय थोडाफार, कारण टेक्नॉलॉजी वॉज नॉट दॅट ऍडव्हान्स ते, एकाच माईकवर. आणि मग श्रीरामचंद्रच्या गाण्यामध्ये आपण बघितलं की एवढं हेवी ऑर्केस्ट्रेशन चाललंय, एवढं क्लॅप्स, बोंगो वाजतोय, दे स्टार्टेड विथ द कॉंगास अँड एव्हरीथिंग. तर हा जो डिफरन्स आहे, कारण आणि मूड पण तसं डान्सी ग्रुप आहे, कोरस मध्ये देर आर डान्सर्स, आणि नंतर भगवान दादा, यु नो, ते नाचतायत, आणि सो दे ट्राय टू क्रिएट दॅट यु नो ग्रेंजर, व्हॉट वी कॉल, की नाही इकडे डान्स, एवढे लोक आहेत, कोरस डान्सर्स पण आहेत, कोरस गात आहेत, एवढं क्लॅपिंग होत आहे, सांबार रिदम चाललंय, रुंबा चाललंय. तो तर आपण तसं यूज केलं पाहिजे. अँड दिस वॉज द फर्स्ट फिल्म आय थिंक सी रामचंद्रजी इंट्रोड्युस्ड लॅटिन अमेरिकन ग्रूव्स म्युझिक, असं आहे. तोपर्यंत वी यूज टू लिसन टू इंडियन फोक रिदम अँड अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज दिस वॉज द फर्स्ट सॉन्ग आय गेस की त्यांनी लॅटिन अमेरिकन म्युझिक, आय एम रिअली स्टन्ड. तेव्हा इंटरनेट नसताना त्या लोकांकडे हे सगळं म्युझिक आहेत अस्तित्वात, कसं हे कळलं, कुठून कळलं. आय मीन दिस इज रिअली, आई डोंट नो व्हाट टू से. लेजेंड्स कहते हैं, ऑफ कोर्स दे आर लेजेंड्स. या लेकिन मतलब एक बात ऐसी है कि कथानक के अनुसार जो कथानक का एक्सपेक्टेशन है ना, उसके अनुसार वो संगीत बनता गया है. ऑफ कोर्स आत्ताही असं संगीत घडतंय की जिथे ऑर्केस्ट्रेशनची फार गरज वाटत नाही, तर मग कंपोजर्स नाही वापरत ऑर्केस्ट्रेशन जास्त, पण तरी सुद्धा फक्त काही एक लिमिटेड वाद्यांमधनं सुद्धा गाणं अजूनही वाजवलं जातं. हो, ऑफकोर्स. कसं आहे माहिती,
मॅटर ऑफ टेस्ट ऑल्सो ऍट टाइम. इट्स व्हेरी सब्जेक्टिव्ह. कधी कधी मूड पण, आता समजा आज माझं मूड आहे की नाही यार ये गाने को ऐसा नहीं मैं ये करता हूँ, बट इट शुड रिलेट टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म. मे बी उद्या माझं मूड चेंज होईल किंवा थिंकिंग चेंज होईल बट स्टिल आय वुड नॉट डिस्टर्ब द स्टोरी अँड क्रिएट अ डिफरंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट और स्टाईल ऑफ म्युझिक मे बी. सो इट्स मॅटर ऑफ मूड ऍक्च्युअली. तेव्हा कसं, किंवा कधी कधी काय होतं की प्रोड्युसर किंवा डायरेक्टर बोलतो माझं रिक्वायरमेंट असा आहे, सो कॅन यू डिलिव्हर दिस काइंड ऑफ थिंग, सो दिस इज माय रिक्वायरमेंट. सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. यू सी हाउ टू ट्रीट दैट एंड हाउ कैन यू प्रोड्यूस इट. यू नो, वो ऐसे मतलब इट्स वाइस वर्सा, इधर वेज कैसा भी. मतलब कभी डायरेक्टर साहब ने मुझे बोल दिया कि मुझे यही चाहिए, या डायरेक्टर साहब ने बोल दिया मेरा ये रिक्वायरमेंट है, अब इसको कैसे बनाना है वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ. ये भी हो सकता है. मला तर दादा बऱ्याच गोष्टी आहेत, म्हणजे बरेच प्रश्न, म्हणजे फक्त कानसे नसल्यामुळे असे बरेच प्रश्न पडतात की मग हे संगीतात कसे बदल झाले असतील, आणि मग Right. आता आपल्याकडे एवढं सगळं अवेलेबल आहे, पण तेव्हा त्या गोष्टी अवेलेबल नव्हत्या. फिर भी उन्होंने ऐसे कुछ चेंजेस करके दिखाए जो आज Correct. भी हमें याद है और आज भी वो संगीत ज्यादा करीबी लगता है. हाँ हाँ ऑफ तर, कोर्स. हाँ हाँ. त्याबद्दल मला घ्यायचंय जाणून, पण पुढच्या भागात. तर खूप छान गप्पा झाल्या आपल्या आणि मजा आली. त्याबद्दल खूप खूप आभार. बहुत Thank you बहुत so धन्यवाद. much. Thank you so much. Thanks. याच मुलाखतीचा पुढचा भाग पाहण्यासाठी पाहत रहा मराठी सृष्टी टॉक्स.